ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक है हम लोगों का मास स्पेक्ट्रोग्राफ। देखिए ज़रा डेफिनेशंस पर बात करेंगे। जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली हम इसको यूज़ करते हुए कौन से पॉइंट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रख लें, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ करते हुए हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूक्लियाई का, एटम्स का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको यूज़ करते हुए हम आइसोटॉप्स को एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि एक एलिमेंट के कितने आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आइसोटॉप्स हमें मिल रहे हैं उनकी नेचुरल एबंडेंस कितनी है, नेचर के अंदर उसकी परसेंटेज कितनी है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखें, एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग मास ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ न्यूक्लियाई, as well as we can calculate mass of that ions, as well as we can separate the isotopes of an element, we can find out number of isotopes of an element, and we can find out the natural abundance of that isotopes. याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स हम इससे कर सकते हैं। तो याद रख लें, ये इसकी डिफिनीशंस है। इसके बाद इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो याद रखिए ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात करें, याद रखिए कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कुछ पार्ट्स है इसके अंदर, कौन कौन से हैं? याद रखिए, इसमें हमारे पास एक है वैक्यूम चैम्बर। एक ऐसा चैम्बर है जिसमें से एयर को निकाल दिया गया है, जिसको नाम दिया जाएगा वैक्यूम चैम्बर। इट मे बी मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास से भी बना हो सकता है। अच्छा, याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड, आयन का हमारे पास एक सोर्स होगा। मीन एटम में से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो पीछे हमारे पास रह जाता है पॉजिटिव आयंस, तो आयंस का एक सोर्स होगा। एज वेल एज हमारे पास दो स्लिट्स हो सकते हैं, S1 और S2। और इसी तरीके से इमेज लेने के लिए हम फोटोग्राफिक प्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं, आयन डिटेक्टर्स भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। जरा गौर कर लें, यहाँ पे इसकी मैथमेटिक्स की तरफ हम जाते हैं कि रिजल्ट्स क्या कहते हैं या किस तरीके से आपको इसका रिजल्ट डिराइव करना है। तो ये देखिए, हमारे पास ये एक वैक्यूम चैम्बर है जिसमें आप देख रहे हैं एयर को हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया है, निकाल दिया गया है। क्रॉस से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये इट इज इनटू द बोर्ड। और साथ में मैंने दो स्लिट्स लगाए हुए हैं, दैट इज S1 और दूसरा स्लिट है मेरे पास S2। ये हमारे पास आयन का एक सोर्स है जिसके अंदर एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है। तो बेसिकली ये आपके पास पीछे क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आपके पास दो प्लेट्स है, पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। और यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज आउटवर्ड। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स है इसके। ये मेरे पास फोटोग्राफिक प्लेट्स है जिसके ऊपर मुझे क्या मिलेगी, इमेजेस मिलेगी। जरा गौर करना है। पहले ये मेरे पास आयन का एक सोर्स है। बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो मेरे पास सोर्स है इसको हम लोगों ने रखा हुआ है हॉट ओवन के अंदर। मीन इसको यहाँ से हीटअप किया जाएगा। तो जब हीटअप किया जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है थर्मियनिक इमिशन। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर दें तो गेन करने के बाद एटम में से वो रिमूव आउट कर जाते हैं, रिमूव आउट हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ थर्मियनिक इमिशन। हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। तो याद रखिए, यहाँ से जब हम इसको हॉट ओवन के अंदर रखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद इसमें से क्या कर जाएंगे, लीव आउट कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से आयन रह जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। याद रखिए, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल भी दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं आइसोटॉप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सब में क्या होती है, सेम होती है। तो लिहाजा पीछे जो हमारे पास आयंस रहेगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और याद रखिए, साथ साथ में आइसोटॉप्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास है वो क्या रहता है, डिफरेंट, जबकि चार्ज नंबर हमेशा क्या रहता है, सेम। और चार्ज नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे। इलेक्ट्रॉन सबसे हमने निकाल दी, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा और करना है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस रह जाएंगे। पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग वोल्टेज लगाए हैं और आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज का एक एंड कनेक्टेड है जिसका नेगेटिव एंड कनेक्टेड है S1 के साथ, और इसका जो दूसरा एंड पॉजिटिव टर्मिनल है इट इज कनेक्टेड विद S1।
ये नजर आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल S1 के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद S2। याद रखिए ये यहाँ से पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव इन चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ये जो आयंस है, चार्ज आयन है, ये क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। तो याद रखिए जरा यहाँ पे अगर हमें चार्जेस को मूव करवाना है तो उसको कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, और आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और चूंकि इसको हमने मूव करवाना है, याद रखें दिस वर्क डन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी वर्क डन के। तो देखिए रिजल्ट बनेगा QB, Q डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी QB के, मीन W इक्वल हो गया QV एंड W आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv² और साथ में आ जाएगा QV। ये देखिए जरा अगर मैंने यहाँ से V कैलकुलेट करना है तो देखिए 2 डिवाइड है, इस साइड पे आएगा मल्टीप्लाई, m इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड पर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर v चाहिए, v का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने क्या ले लिया, रूट ले लिया। देखिए मेरे पास रिजल्ट बनेगा 2qv0 डिवाइडेड बाय m। व्हाट इज q, याद रखिए q इज द चार्ज, v0 दिस इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, चार्ज को मूव करवाने के लिए जो हमने पोटेंशियल दिया हुआ था, और m इज द मास। ये देखिए जरा ये रिजल्ट मेरे पास बनेगा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। जरा गौर करें यहाँ पे, जब चार्जेस यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक सेटअप मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हैं 2 प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शंस होती है पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड शो किए, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। याद रखिए जब ये इंटर करेगा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, जब इंटर करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप जानते हैं ये कंबाइंड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नोन एज अ लोरेंट्ज फोर्स। याद है बहुत ही जबरदस्त किस्म का आर्टिकल आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 मैग्नेटिज्म में, वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि बोथ आर परपेंडिकुलर। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फोर्स की, पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम करें बाय यूजिंग पाम रूल, तो याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, नजर आ रहा है। तो याद रखिए दोनों फील्ड्स की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, लिहाजा बोथ फोर्सेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो याद रखिए चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर जाएगा। याद रखिए ये देखिए चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट आ रहा है, तो ये वैक्यूम चैम्बर्स के अंदर एंटर कर जाएगा, और जब ये वैक्यूम चैम्बर में एंटर करेगा तो याद रखिए यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। और आप जानते हैं जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एज अ रिजल्ट चार्ज विल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो याद रखिए यहाँ पर मैंने लिखा व्हेन चार्जेस एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इट, और आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है QVV। व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज पार्टिकल, V is the velocity and V is the strength of magnetic field। और आप जानते हैं ये फोर्स एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल, एज अ रिजल्ट इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r। तो ये देखें मैंने Fc Fm के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू QVV। एक v इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने v कैलकुलेट करना है तो ये देखिए m मल्टीप्लाई है, इधर आया डिवाइड, और r डिवाइड तक इस साइड पर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए फार्मूला बनेगा RQV डिवाइडेड बाय m, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर b का। तो देखिए एक इक्वेशन मेरे पास a है और दूसरा क्या है b। हम देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू v, तो दोनों को कंपेयर कर दें तो देखिए रिजल्ट बनेगा कंपेयरिंग इक्वेशन a एंड b। इक्वेशन a और b को आप क्या कर दें, कंपेयर कर दें, तो ये देखिए रिजल्ट ये बनेगा 2qv0 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू RQV डिवाइडेड बाय m। क्योंकि यहाँ पर रूट है तो रूट को कैंसिल करने के लिए मैंने दोनों साइड से क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो देखिए ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो रिजल्ट बनेगा 2qv0 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर सब पर है, r पर भी होगा, q पे भी, v के ऊपर भी और m के ऊपर, तो ये सब के ऊपर मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। ये देखिए एक q इस q के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक m इस m के साथ क्या हो जाएगा, ये m भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा m यहाँ पर डिवाइड है, ये वाला m, ये m रह गया, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई, और इसके साथ 2 और
और V नॉट मल्टीप्लाई था तो इस साइड पर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे और करना है आप लोगों ने, R क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये रेडियस है सर्कुलर पाथ का। Q क्या है, Q इज द चार्ज, हम जानते हैं सारे उसके आइसोटॉप्स के ऊपर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, चार्ज सेम होता है एटॉमिक नंबर, क्लियर। B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने खुद अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड का, हमें पता होगा V नॉट इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर ये सारी वैल्यूज हमें गिवन हो या ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, अगर हम इनको इसके अंदर पुट कर दें सारी वैल्यूज, वन कैन कैलकुलेट मास ऑफ न्यूक्लियाई, हम उन न्यूक्लियाइज का क्या मालूम कर सकते हैं, मास, क्योंकि आप एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है तो आपके पास बैक साइड्स पे क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, तो हम उस न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, क्लियर। ये देखें पहला पॉइंट, वी कैन फाइंड आउट मासेस ऑफ न्यूक्लियाई, हम न्यूक्लियाई क्या मालूम कर सकते हैं, मास। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं एटम्स, अगर हम एटम्स की बात करें तो याद रखिए एटम का सारा मास है वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में। क्यों, हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं ऑर्बिट्स में, और अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास है एज कंपेयर टू प्रोटॉन वो बहुत कम होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में 1836 टाइम्स कम होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में कितना कम होता है, 1836। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में 1842 टाइम्स ज्यादा होता है, और ये दोनों हेवी पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस के अंदर रेजिड करते हैं। बाकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इसका मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से रिमूव भी कर दें तब भी एटम का जो मास है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस। याद रखें एटम का 99.9% मास एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नेग्लिजिबल होता है, तो जो मास न्यूक्लियस का होगा ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू द मास ऑफ एटम। सो वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ एटम, जब न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर दिया तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है एटम्स के मास से, क्लियर। इसी तरीके से अब जरा गौर करना है यहाँ पे नेक्स्ट, ये इक्वेशन तो यहाँ तक हमने इस पर बात कर ली। अब ये देख लें अगर मैं इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लूं, ये कांस्टेंट है, Q इज द चार्ज, B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड V नॉट इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो हम देख रहे हैं मास का r स्क्वायर के साथ कैसा रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि वो आइसोटॉप्स जिनका मास ज्यादा है उनका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आप देख रहे हैं अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट मान लूं तो देखिए एक रेडियस ये बन रहा है, ये रेडियस कम है, और एक रेडियस ये बन रहा है, ये रेडियस क्या है, ज्यादा। तो वो आइसोटॉप जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा। लेट करें ये मेरे पास क्लोरीन है, लेट करें क्लोरीन, तो याद रखिए क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं 35 और 37, तो 37 का मास ज्यादा है, इसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये देखिए क्लोरीन ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, क्लियर है, ये बड़ा रेडियस बनाएगा, क्लियर। और ये जो 35 है इसका मास कम है तो इसका रेडियस भी क्या होगा, कम होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास 35 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 37। तो आपने देखा दोनों आइसोटॉप्स को हमने एक दूसरे से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। प्लस याद रखिए अगर मैं यहाँ पर सैंपल ऑफ क्लोरीन यूज करूंगा तो याद रखिए फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर मुझे दो स्पॉट्स मिलेगी, दो स्पॉट्स ये बता रही है कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। अगर याद रखिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का सैंपल यूज करता हूँ तो याद रखिए मुझे यहाँ पर 3 आइसोटॉप्स मिलेंगे, 3 आइसोटॉप्स ये बताएंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर मैं यूरेनियम को यूज करूँ तो याद रखिए यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, 34, 36, 38, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमें ये भी पता चलता है कि किसी एलिमेंट्स के कितने आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस याद रखिए हम नेचुरल एबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेचुरल एबंडेंस क्या है, मीन नेचर्स के अंदर ये आइसोटॉप्स कितना परसेंट पाया जाता है। याद रखिए ये जो आपके पास आइसोटॉप्स है क्लोरीन 35, तो याद रखिए इसकी नेचुरल एबंडेंस होती है 75% और ये पाया जाता है नेचर में 25%। ये हमें कैसे मिलेगा, तो याद रखिए अगर फोटोग्राफिक प्लेट से इधर जब ये आकर के टकराएंगे तो इधर स्पॉट बनेगा, उस स्पॉट को हमने देखना है कि उस स्पॉट की इंटेंसिटी कैसी है। अगर वो मैग्नीफाई है, कैसा है, मीन उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है, तो याद रखिए आप कहेंगे कि उसकी
नेचर के अंदर जो एबंडेंस है उसकी वैल्यू भी ज्यादा है, और अगर उसका जो स्पॉट है वो मैग्नीफाई नहीं है, लेस इंटेंसिटी है, तो हम कहेंगे इसकी नेचर के अंदर एबंडेंस की वैल्यू भी क्या है, कम है। या याद रखेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट है जो लेटेस्ट वर्जन हम इसका यूज करते हैं, जो कि हमारे पास आयनिक डिटेक्टर है। तो याद रखिए जब इसकी तरफ ये चार्जेस मूव करेंगे, ये तो चार्जेस हैं और हम जानते हैं जब चार्जेस किसी पॉइंट से मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड करंट। तो याद रखिए अगर आयनिक डिटेक्टर्स है वो यहाँ पर करंट शो करेगा। अब करंट दो फॉर्म में वो शो कर सकते हैं, एक डिजिट्स की फॉर्म में जिसको आप लोग नाम देते हैं डिजिटल्स, और एक दूसरा हमें करंट शो करेगा एनालॉग मीन पल्सेस आपको मिलेगी। तो अगर डिजिट्स की फॉर्म में वो शो कर रहा है इसका मतलब है जितनी उसके अंदर नेचर्स के अंदर एबंडेंस की वैल्यू ज्यादा है इतनी ही ज्यादा चार्जेस उसकी तरफ आएगी, तादाद ज्यादा तो चार्जेस ज्यादा आएगी। हम जानते हैं करंट क्या होता है, NE डिवाइडेड बाय T, नंबर ऑफ चार्जेस रीचिंग पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर ज्यादा चार्जेस एक पॉइंट पर आ रही है पर सेकंड के अंदर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे इसकी नेचर्स के अंदर एबंडेंस की वैल्यू भी ज्यादा, मीन ज्यादा करंट आपको शो करेगा। अगर ज्यादा करंट मिल रहा है तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, नेचर के अंदर इसकी एबंडेंस की वैल्यू ज्यादा है। जैसे क्लोरीन 35 है, इसके लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा चार्जेस पर यूनिट टाइम यहाँ पर पहुंचेगी तो करंट डेंसिटी ज्यादा होने से मुराद ये है कि इसकी नेचर्स के अंदर एबंडेंस की वैल्यू ज्यादा है, मीन 75% पाया जा रहा है। अगर हम क्लोरीन 37 की बात करते हैं तो इसकी तरफ जो चार्जेस मूव करेंगी, नंबर ऑफ चार्जिंग रीचिंग पर यूनिट टाइम मीन करंट जो डेंसिटी है वो अगर कम है तो हम कहेंगे इसकी नेचर्स के अंदर एबंडेंस की वैल्यू भी कम है। और आप देखते हैं ये कितना परसेंट पाया जाता है, 25%। इस तरीके से अगर आपको डिजिट्स की फॉर्म में नहीं मिल रहा तो फिर आपको करंट के पल्सेस मिलेंगे, तो उसकी पीक्स को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर नेचर्स की एबंडेंस की वैल्यू कैसी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक